तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1932। पार्टनरशिप एक्ट पूरे भारत पे लगता है, अब तो जम्मू कश्मीर पे भी लगता है, कोई बात ही नहीं बोलने की। ठीक, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हुआ करता था, अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वो सारी डेफिनेशन जो इस एक्ट में नहीं दी है, और अगर वर्ड कोई आ जाए तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही ले लेना चाहिए। एनीथिंग दैट इज डिफाइंड इन पार्टनरशिप, दैट इज नॉट डिफाइंड इन पार्टनरशिप एक्ट बट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल बी टेकन फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है भाई, गुड इवनिंग अंशु, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनर, हर व्यक्ति जो पार्टनरशिप बनाता है। पार्टनरशिप फॉर्म, ग्रुप ऑफ पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज फॉर्म। पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स, 2 और मोर पर्सन्स, मैक्सिमम 50, मिनिमम 2। मैक्सिमम की लिमिट कहां दी है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में। कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकते? माइनर नहीं बन सकता, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति नहीं बन सकता, और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं बन सकता है। दूसरा, पार्टनरशिप अग्रीमेंट पे बेस्ड होती है, स्टेटस पे बेस्ड नहीं होती, इसलिए बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स, ये लोग पार्टनर नहीं माने जाते। किसी व्यक्ति के साथ प्रॉफिट शेयर कर लो तो वो पार्टनर हो जाता है क्या? किसी महिला को बाइक के पीछे बिठा लो तो पत्नी हो जाती है क्या? नहीं, पत्नी पत्नी होती है, हर वो महिला जो बाइक के पीछे बैठ जाए वो पत्नी। तो हर वो व्यक्ति जिसके साथ प्रॉफिट शेयर कर लो वो पार्टनर, पर जो पार्टनर होता है उसके साथ प्रॉफिट शेयर जरूर होता है, बस ये अंतर है। लॉजिक क्लियर? अगला, पार्टनरशिप का अग्रीमेंट वैलिड रिटर्न में होता है कि ओरल में होता है? ओरल भी चलता है, रिटर्न भी चलता है, लेकिन अग्रीमेंट किस चीज का हो? किसी बिजनेस का हो, है ना? चोरी करने निकले हैं, जो माल मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे, ये पार्टनरशिप नहीं है। दे शुड बी अ बिजनेस एक्टिविटी। बहुत बड़ा बिजनेस एक्टिविटी लंबी चलती है, एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, इट मे बी अ सिंगल ट्रांजेक्शन एंड इट मे बी अ लेंथी ऑपरेशन, कोई इशू नहीं है उसमें भी। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म चैरिटेबल बिजनेस के लिए बन सकती है, चैरिटेबल कॉज के लिए नहीं बन सकती, एनजीओ वगैरह का काम नहीं कर सकते। प्रॉफिट शेयरिंग एसेंशियल है या नहीं है? पर ट्रू टेस्ट नहीं है। ट्रू टेस्ट तो म्यूचुअल एजेंसी है, मतलब एक करे सब भरे, कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, भरेंगे सब। अच्छा, कई बार आप प्रॉफिट शेयरिंग कई लोगों के साथ करते हो, जिससे पैसा उधार लिया उससे भी प्रॉफिट शेयर कर लेते हो चुकाने के लिए। एम्प्लॉय के साथ कर लेते हो, कई बार तूने अच्छा काम किया तो लिए बोनस ले प्रॉफिट में से, या गुडविल जिसको बेची है, जिससे गुडविल खरीदी है, जिसने बेची है, अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा उसको देते हो कंसिडरेशन के तौर पे, तो प्रॉफिट शेयर हो रहा है। तो क्या ये सारे लोग जिनके साथ प्रॉफिट शेयर करते हो पार्टनर हो जाते हैं क्या? नहीं ना, क्या बोला था? हर वो व्यक्ति जिसके साथ प्रॉफिट शेयर करो वो पार्टनर। माइनर के साथ भी शेयर करते हैं पर बेनिफिशियरी होता है, पार्टनर नहीं होता। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर, पार्टनर तो बनेगा, उसके बेटे को देते हो सारा प्रॉफिट शेयर, तो फिर क्या वो पार्टनर हो जाएगा? नहीं। रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर देते हो, तो शेयर देने से वो वापस पार्टनर हो जाएगा क्या? ये तो एंडलेस हो जाएगा फिर, कि तू रिटायर हुआ इसलिए तुझे तेरा शेयर दे रहे, शेयर देना मतलब प्रॉफिट का शेयर देना, तो प्रॉफिट शेयर करते ही वो वापस पार्टनर बन गया, तो फिर तो कोई रिटायर नहीं हो पाएगा, है समझ में? तो प्रॉफिट शेयर करने मात्र से कोई हमारा पार्टनर नहीं बन जाता। आ रही है, आ रही आ रही आ रही आ रही, थैंक यू है जी। सुनो मेरी बात, पार्टनर्स पार्टनरशिप के एजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। और एक दूसरे के एजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ध्यान रखना दो बातें, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ फर्म ऑल्सो एंड म्यूचुअल एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। ये वाली एजेंसी भी है और ये वाली एजेंसी भी है, चित्र याद रहेगा आपको के सामने। पार्टनरशिप के पार्टनर फर्म के भी एजेंट है, एक दूसरे के भी एजेंट है। कंपनी के मेंबर्स ना एक दूसरे के एजेंट है ना कंपनी के एजेंट है, सुनना। और एलएलपी के पार्टनर्स एलएलपी के एजेंट है, एक दूसरे के नहीं है। तीन बातें बोली, बहुत बढ़िया बोली, वापस सुनो। पार्टनरशिप के पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और हर पार्टनर फर्म का भी एजेंट है, दोनों। कंपनी में दोनों ही नहीं, न कंपनी के मेंबर कंपनी के एजेंट है न एक दूसरे के एजेंट है, इधर दोनों ही नहीं। एलएलपी में एक क्या कि एलएलपी के पार्टनर एलएलपी के तो एजेंट होते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट हो जाएंगे, तो फिर एक दूसरे के लिए लायबल हो जाएंगे, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, नाम ही नहीं बचा फिर तो लिमिटेड लायबिलिटी। ये कंसेप्चुअल बात है बेटा, ये ऐसा डिफरेंस, मजा आ गया आपको?
कभी जीवन में नहीं भूलोगे। बोलो हाँ, ये तगड़ी बात है, आज के ऑनलाइन की सबसे सफल बात हो गई है। चलो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी बोल सकते हो कि जहां प्रॉफिट शेयरिंग नजर आए वो ऊपरी ऊपरी तौर पे पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन आप इसको कंक्लूसिव एविडेंस, मैं आपसे प्रेम से मिला हूं तो मैं एक अच्छा आदमी हूं, प्राइमा फेसी। लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस नहीं कि मैं अच्छा आदमी हूं, ये तो आपको मुझे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टेस्ट करना पड़ेगा, अंत तक जीवन में साथ में जुड़ना पड़ेगा, तो शायद पता लगे कि आदमी अच्छा है कि खराब है। समझ में आया? ऊपरी ऊपरी चीजें तो दिखती है कि प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो पार्टनर होंगे, पर फाइनल प्रूफ नहीं कि होंगे। हो सकता है कि वो कंपनी के मेंबर्स हो, डिविडेंड ले रहे हो, या एचयूएफ के कोपार्टनर हो जिनको प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है। तो अंदर जाके तो यही टेस्ट करना पड़ेगा कि म्यूचुअल एजेंसी है या, ये कायदे की बात है बेटा, और कायदे में रहोगे तो क्या बात करो, ऐसे डायलॉग बाजी करा लो बस। आपसे किससे पढ़ते हो यार इतनी डायलॉग बाजियां? हाँ बेटा, ये सब गलत बातें तो सब गलत हमने ही सिखाया आपको, है ना। अच्छा कुछ हो तो बोले सर से पढ़ा मुझे बेटा। चलो, म्यूचुअल एजेंसी, इट इज ए ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। थैंक यू बेटा। पर तू बाहर जाके मत बोला रुकर्ष, तू माफ कर तू और बोले समझ में आया, तू बाहर जाके बोले बदनाम हो जाएंगे। मजाक कर रहे हैं, जोक है, बोल सकते। अच्छा, ट्रू टेस्ट की जगह एसिड टेस्ट लिखो तो कैसा लगेगा? आपने पढ़ा है इडियम, प्रॉफिट शेयरिंग इज द प्राइमा फेसी एविडेंस, म्यूचुअल एजेंसी इज द एसिड टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इडियम का प्रयोग करो, एसिड टेस्ट, ट्रू टेस्ट, कंक्लूसिव एविडेंस, फाइनल प्रूफ, एसिड टेस्ट। बदल बदल के लैंग्वेज लिख सकते हो आप। 12 महीने में 12 तरीके से तुझसे प्यार जताऊंगा, ये अपना रूल आपको याद है, सुन रखा। चीजें बदल बदल के लिखी जाए भाई, मोनोटोनी ब्रेक करो। पार्टनरशिप और को ओनरशिप में डिफरेंस, को ओनरशिप जॉइंट ओनरशिप होती है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है। एवरी पार्टनरशिप हैज जॉइंट ओनरशिप, बट एवरी जॉइंट ओनरशिप इज नॉट पार्टनरशिप। फिर बोलो ओ भाई, एवरी जॉइंट ओनरशिप इज नॉट पार्टनरशिप, एवरी पार्टनरशिप हैज जॉइंट ओनरशिप। पार्टनर्स प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर होते हैं और पार्टनर होते हैं। जॉइंट ओनर सिर्फ जॉइंट ओनर होते हैं, पार्टनर नहीं होते हैं। आया समझ? जॉइंट ओनर को प्रॉपर्टी कई बार ऐसे भी मिल जाती है कि पिताजी के मरने के बाद दोनों भाई प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर हो गए, पर पार्टनरशिप इस स्टेटस से क्रिएट नहीं होती है, बोल के अग्रीमेंट से क्रिएट होती है कि चल 10 लाख तू ला, 10 लाख मैं लाता हूं, सामान खरीद के दुकान डालेंगे, दुकान में जो भी माल है सबका है, जॉइंट ओनरशिप। तो पार्टनरशिप में भी जॉइंट ओनरशिप है, जॉइंट ओनरशिप में भी जॉइंट ओनरशिप है। यहां अग्रीमेंट नहीं है पार्टनरशिप का, ना ही म्यूचुअल एजेंसी है, और ये जॉइंट ओनरशिप पार्टनरशिप वाली पार्टनरशिप है, ये अंतर है। चलो, बाकी एचयूएफ के साथ बहुत सारे डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कई बार किए। ये तो संयुक्त परिवार है, कितने भी बच्चे पैदा कर लो, 100, 200, 500, कोई लिमिट नहीं है। बोलो हाँ। और परिवार में जरा सा भी बिखर जाए कुछ तो परिवार टूट जाता है, HUF HDF हो जाता है। बोलो हाँ, हिंदू डिवाइडेड फैमिली हो जाता है। पार्टनरशिप में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, पार्टनर आता है, पार्टनर जाता है, रिटायरमेंट भी होता है, सब कुछ होता है, कोई फर्क ऐसे चलती रहती है। ये जरूर है कि पार्टनरशिप में लोगों के आने जाने से बिजनेस में फर्क पड़ता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है हर बार। HUF में किसी के जीने मरने से रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। अनलिमिटेड लाइबिलिटी सबकी होती है, HUF में सिर्फ कर्ता की होती है। ऐसे 9 पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे दिए हैं, जो अपने मेगा नोट्स हैं, जो बहुत ही मेगा है ना, उसमें तो बहुत ही सारे 11-12 डिफरेंस होंगे शायद। पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्लब में ये सब पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर बेटा बताइए जी। एक्टिव पार्टनर के रिटायरमेंट का नोटिस देना जरूरी है। ये वो पार्टनर है जो पैसा भी लगाता है, सब कुछ करता है। 1 मिनट रुको, देखो अच्छी चीज बताते हैं। एक चार्ट है जो मैं आपको भेज दूंगा, 2 मिनट का टाइम लूंगा आपसे सिर्फ। हाँ सर, पर मेरे लैपटॉप में है नहीं शायद वो, चलो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। एक चार्ट है मेरा काइंड ऑफ पार्टनर वाला, अभी तो आगे बढ़ते हैं। एक्टिव पार्टनर पैसा लगाता है, काम करता है, जनता जानती है, रिटायरमेंट में पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, प्रॉफिट भी शेयर करता है, लॉस भी शेयर करता है। चल, स्लीपिंग पार्टनर प्रॉफिट भी शेयर, लॉस भी शेयर, पैसा भी लगाता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है, पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं है, और लाइबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है अगर पार्टनर्स अग्री करें तो।
नॉमिनल पार्टनर नाम मात्र का साझेदार है, पैसा नहीं लगाता, प्रॉफिट नहीं लेता, लॉस नहीं लेता, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, जॉइंट एंड सेवरल विद ऑल अदर पार्टनर्स, पब्लिक नोटिस ऑन रिटायरमेंट इज कंपल्सरी। पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट लेता है, लॉस नहीं लेता, पैसा लगाता है, काम भी कर सकता है नहीं भी कर सकता है, डिपेंड, काम करता है, पब्लिक नोटिस कंपल्सरी। सब पार्टनर पार्टनर ही नहीं होता है, ये पार्टनर ही नहीं होता है, इसके किए के लिए फॉर्म लायबल नहीं है, फॉर्म के किए के लिए ये लायबल नहीं है, नाम है सब पार्टनर लेकिन ये पार्टनर नहीं है, ये पार्टनर का पार्टनर जो आपस में प्रॉफिट शेयर ऐसे मिलजुल के कर लेते हैं अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट से, उसके किए के लिए कोई भी लायबल नहीं है, इसलिए पब्लिक नोटिस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटिस वो दे जो पार्टनर से रिटायर हो, पार्टनर ही नहीं तो रिटायरमेंट किस बात का। होल्डिंग आउट एस्टॉपेल जो अपने कार्यों से हरकतों से इस तरह से शो करे कि मैं पार्टनर हूं, तब जबकि वो असली में पार्टनर नहीं है, या कोई और शो कर रहा हो तो उसको अलाउ करे कि कर दे शो, ठीक है, तो फिर वो पार्टनर उस ट्रांजेक्शन के लिए पार्टनर माना जाएगा और उस ट्रांजेक्शन की लाइबिलिटी के लिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जॉइंट एंड सेवरली। क्लियर भैया? चल एस्टॉपेल। आता हुआ पार्टनर इनकमिंग पुराने डेट्स के लिए लाइबल नहीं होता, चाहे तो लाइबिलिटी अपने माथे पे ओढ़ सकता है, मूर्ख आदमी होगा ओढ़ेगा लेकिन ओढ़ सकता है, उसकी इच्छा हो तो। आउटगोइंग पार्टनर जाता हुआ पार्टनर जो इंसैनिटी से, इंसॉल्वेंसी से, डेथ से या रिटायरमेंट से जाता है, चार तरीके से आउटगोइंग है। इनकमिंग एक तरीके से होती है, आउटगोइंग तीन चार तरीके से होती है। क्या समझ में आया? इनकमिंग एक तरीके से होती है, आता हुआ पार्टनर खत्म बात। आउटगोइंग डेथ के कारण भी होती है, इनसेन हो गया तो भी होती है, रिटायर हो गया तो भी होगी, इंसॉल्वेंट हो गया तो भी होगी, एक्सपेल कर दिया निकाल दिया तो भी होती है। एंड आउटगोइंग के तरीके कई तरीकों से, भाई टंकी से पानी आने का पाइप एक ही है, टंकी में पानी चढ़ाने का पाइप एक ही है, टंकी में पानी आउटगोइंग के तरीके बहुत सारे, एक बेसिन में जाएगा, एक गैलरी में जाएगा, एक किचन में जाएगा, एक बाथरूम में जाएगा, बोलो ना हाँ। तो पानी के इनकमिंग का एक ही पाइप होता है, आउटगोइंग के पाइप बस, इनकमिंग का एक ही रीजन आना है तो आना है फॉर्म में, आउटगोइंग के रीजन कई सारे हो सकते हैं, दिमाग लगाना। तो कौन से वाले ट्रांजेक्शन के लिए लायबल नहीं आउटगोइंग पार्टनर? रिटायरमेंट के बाद के ट्रांजेक्शन के लिए, जब तक कि पब्लिक नोटिस ना दिया। लेकिन क्या कंटिन्यूइंग पार्टनर उसके होते हुए के ट्रांजेक्शन के लिए भी उसको मुक्त कर सकते हैं? जा यार मत चुकाना। तो ये मूर्ख पार्टनर है जो ऐसा कर रहे हैं, पर अगर लॉफुली करना चाहे तो कर सकते हैं। कौन कौन इसके लिए राजी होना जरूरी है? क्रेडिटर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर, अगर ये दो राजी हैं तो आउटगोइंग पार्टनर उन कर्जों से भी मुक्त हो जाता है जो उसके रहते हुए लिए गए। समझ आया? जनरली लायबल होता है। पार्टनरशिप के प्रकार बोलो भाई। एट विल, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के दो प्रकार, पर्टिकुलर अप टू अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर अप टू अ पर्टिकुलर वेंचर। वेंचर कंप्लीट होने के बाद पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाती है अगर कंटिन्यू करो तो, और नहीं करो तो खत्म हो जाती है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड खत्म होने के बाद अगर कंटिन्यू करो तो एट विल हो जाती है, और अगर नहीं कर रहे हो कंटिन्यू तो खत्म हो जाती है। और एट विल वाली तो एट विल ही रहती है, चली तो चांद तक नहीं तो रात तक, बोलो हाँ। तो ये पार्टनरशिप क्या होती है? चलो देखो, गुड नाइट तक पहली अपन ने गुड मॉर्निंग पढ़ी है, सुबह पढ़ा है, दोपहर में पढ़ा है, शाम को पढ़ा है, आज रात बची थी रात तक भी पढ़ ली। अपनी जो बैच बनी है इसमें अपन ने सभी दिन के फेजेस का आनंद लिया है। चलो भाई, अच्छा एट विल वाली जो पार्टनरशिप है जी, इसको डिसॉल्व कौन करता है? एक पार्टनर भी डिसॉल्व कर सकता है अपनी इच्छा पे, वो नोटिस दे दे कि यार मेरे को तो डिसॉल्व करना है, बस पूरी की पूरी फॉर्म डिसॉल्व करेगा, मना कर सकते हो क्या? नोटिस दिया और फॉर्म पूरी की पूरी डिसॉल्व। कितने मार्क्स का आता है बेटा? चैप्टर वाइज मार्किंग जो है वो आईसीआई ने दे रखी है। पार्टनरशिप एक्ट 16 नंबर का आता है, 22 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, लिख लो भाई, अच्छी है, बताते जाओ मुझे। 22 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 16 का सोगा बेटा, अभी तो कोई नहीं सोगा, अभी सब जागेगा है ना, अभी कोई नहीं सोएगा, अभी सोगा। हाँ, पार्टनरशिप 16, पार्टनरशिप भी 16, कंपनीज एक्ट 13 नंबर का कंपनीज एक्ट, और 5 नंबर का एलएलपी। कितने हो गए? तो 72 मार्क्स का पेपर आता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी, बचे हुए 5 में से कोई 4, और सारे 12-12 नंबर के होते हैं फ्लैट। और आप देख रहे हो पैटर्न, 3 नंबर, 6 नंबर, 3-3 नंबर,
6 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, जो जो भी 12 को डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, 4, 3, 6 वो आते हैं जनरली, या फिर 1, 2, 1 और 2 तो सभी। 7 और 5 के कौन से आ रहे हैं क्वेश्चन? चलो 7 और 5 नंबर के भी आ रहे हैं। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ये दोनों है 32 नंबर के हैं, बढ़िया पकड़ बना सकते हैं इस पे अपन, आसान है। ये 2 प्रकार की पार्टनरशिप हो गई। अच्छा, किस तारीख को पार्टनरशिप डिसॉल्व मानी जाएगी? जिस दिन उस पार्टनर ने नोटिस में डेट डाली, और कोई डेट नहीं डाली हो तो डेट ऑफ नोटिस विल बी द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। या तो उसने डेट डाली हो कि इस तारीख को डिसॉल्व होगी, और डेट नहीं डाली हो तो जिस दिन नोटिस दिया है उसी दिन से प्रांजल फॉर्म क्या मानी जाएगी? डिसॉल्व मानी जाएगी। क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नहीं है। तो कभी भी करा सकते हैं, बना रहे हैं तब भी करा सकते हैं, और बनी हुई फॉर्म को 5 साल हो गए बीच में कभी करा लो, बराबर कभी भी करा सकते हैं। क्या क्या डालना पड़ेगा आपको आरओसी के पास, आरओएफ के पास? आरओएफ कौन है भाई? रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म। क्या क्या देना पड़ेगा? नेम, प्लेस, प्रिंसिपल प्लेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस का नाम, पार्टनर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पार्टनर का नाम, पता, सब कुछ डिटेल्स, ड्यूरेशन, एट विल है तो वो लिखो, और ड्यूरेशन है तो वो लिखो, पर्टिकुलर है तो वो लिखो, वेंचर कभी भी कर सकते हो। और क्या देना पड़ेगा? अभी तक के खाते बही सारे, अगर आपके एग्जिस्टिंग फॉर्म है तो, और नहीं है तो फिर खाते बही देने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा फीस भी देना पड़ेगी इस डॉक्यूमेंट के साथ साथ, और आखिरी में एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको आरओएफ दे देगा व्हेन ऑल द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। अच्छा, जिस दिन आपने सारे फॉर्म सबमिट किए हैं, रजिस्ट्रार आपका नाम जिस दिन अपने रजिस्टर में लिख देता है उस दिन से फॉर्म रजिस्टर्ड मानी जाती है, या जिस दिन सर्टिफिकेट आपको पहुंचाता है? जिस दिन सर्टिफिकेट हाथ में आता है, वो तो एक मेयर फॉर्मेलिटी है। रजिस्ट्रार के रजिस्टर में जिस दिन आपका नाम लिखा गया उस दिन से फॉर्म क्या मानी जाती है? रजिस्टर्ड मानी जाती है। समझ में आया? ऐसा है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराओ तो क्या नुकसान है? 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ नहीं ले सकते, पार्टनर्स एक दूसरे को सू नहीं कर सकते, फॉर्म किसी थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकती, पर सारा थर्ड पार्टी फॉर्म को सू कर सकती। ये क्या बहुत ही सेक्शन 69 है ये, और ये 1 साल बाद आया, 1 अक्टूबर 1933 के दिन आया है सेक्शन, अलग से बाद में आया है। क्या ये सेक्शन आपको भयावह नहीं लग रहा? इस सेक्शन के कारण हर आदमी डर के मारे रजिस्टर कराना ही पसंद करता है। तो मैं बोल सकता हूं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज इनडायरेक्टली मेड कंपलसरी। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि करा ही लो, क्योंकि नहीं कराने के जो नुकसान है वो कराने के नुकसान से ज्यादा है। कराने पे क्या नुकसान होता है? थोड़ा पैसा वैसा लगता है रजिस्ट्रेशन का, थोड़ा ही नुकसान है। नहीं कराने का नुकसान बहुत भयानक है कल को। तो क्या बेटर है? चोर से चुरवाना पसंद करोगे कि लुटेरे से लुटवाना पसंद करोगे? चोर से चुरवाना पसंद करोगे? बोलो हाँ, कि भाई तो चोरी कर ले यार, लुटेरे से लुटवाने से तो बेटर ही है। तो थोड़ा पैसा जा रहा है, फीस फीस लग रही है, फॉर्मेलिटी लग रही है, वो ज्यादा बेटर है वो नुकसान, बजाय बाद में रोते रहने के। बोलो हाँ। तो एडवाइजेबल क्या है? अरे वो तो ठीक है, एग्जाम्पल छोड़ो। रजिस्ट्रेशन कराना इज कंपलसरी ही, बट एडवाइजेबल तो है ही है। चलो भाई। अच्छा, थर्ड पार्टी शो कर सकती है। अच्छा, अनरजिस्टर्ड फॉर्म के पार्टनर किन किन कार्डों पे शो कर सकते? ओ भाई बातें नहीं हो, सुनो। अनरजिस्टर्ड फॉर्म के पार्टनर कब कब शो कर सकते हैं? एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन इसके कभी कभी कर सकते हैं, डिसॉल्व कराने के लिए, डिसॉल्व फॉर्म के अकाउंट्स वेरीफाई कराने के लिए, और फॉर्म की प्रॉपर्टी को रियलाइज कराने के लिए। मतलब कुल मिला के तीनों चीज किससे जुड़ी हुई है? डिसोल्यूशन से जुड़ी हुई है। मैंने ही मंगाई थी 2 भाई, अर्जेंट। फिनाइल ले लो, ये दे दो किसी को चाहिए, लो फटाफट लो। बात सुनो, उठाना है मुझे बता देना चाहिए। The partners of an unregistered firm can sue for rights which arise otherwise than out of contract.
मतलब अनरजिस्टर्ड फर्म के जो पार्टनर हैं वो पार्टनरशिप के अलावा और किसी दूसरे जो कारण है उनके लिए तो सुई कर सकते हैं ना। नहीं तो आप बोलो सर ये जो पार्टनर है ये मेरी वाइफ को ब्लैंक कॉल करता है, परेशान करता है, पर आप सू नहीं कर सकते क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर है। अरे भाई पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट के अलावा बाकी चीजों के लिए तो सू कर ही सकते हैं ना, वो तो लीगल है। कोई पार्टनर मारपीट कर दे तो ये तो आईपीसी में प्रोहिबिटेड है ना, उसके लिए तो सू। बोले नहीं आप अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर हो, वो कुछ भी कर ले आप केस नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। चलो शर्मा मत, ऐसा चाहिए ले लो, ऐसा मन करे ले लो और मंगा लेंगे इसके बाद, जेन्युइनली बोल रहा हूं। चलो उत्कर्ष करना है क्या? अरे हाथ गंदा है यार, नहीं हाथ गंदा है, हाथ गंदा है, बहुत गंदा है। नहीं माइनर्स पोजीशन इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, फटाफट से बोलो माइनर की क्या पोजीशन, सबको आता है। बेनिफिशियरी बन सकता है, पार्टनर नहीं बन सकता। लिमिटेड लाइबिलिटी है, मेजर होने के 6 महीने बाद तक डिसाइड करने का टाइम है। 6 महीने खत्म हो गए तो ऑटोमेटिकली या तो उसने चूज कर लिया ये मानेंगे, या 6 महीने में पब्लिक नोटिस दे दे कि मुझे नहीं बनना है तो उस दिन से वो बाहर हो जाएगा। अगर वो बन जाता है पार्टनर तो कब से लायबल होगा? जिस दिन बेनिफिशियरी के तौर पर एंटर हुआ था तब से लेके आगे तक के सभी डेट्स के लिए क्या माना जाएगा? लायबल माना जाएगा। ठीक है, ये सारा माइनर के राइट्स बोलो क्या क्या है। माइनर कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकता है ये बताओ? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा और कोई बुक नहीं पढ़ सकता। ट्रेड सीक्रेट्स हो जिसमें इंटेलेक्चुअल कोई भी बात हो, माइनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा कोई भी बुक इंस्पेक्ट करने का राइट, और प्रॉफिट के अलावा और किसी बात का राइट क्या इंटरफेयर कर सकता है बिजनेस डिसीजन में? राइट नहीं है। पार्टनर इन्वॉल्व कर ले बात अलग है, चल सलाह दे दे तेरे दिमाग में कुछ आ रहा हो तो, लेकिन उसका राइट नहीं कि मेरी बात सुनना ही पड़ेगी। अपने शेयर के लिए सू कर सकता है लेकिन हाँ, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी सू कर सकता है, लेकिन उस समय उसको पार्टनरशिप से अपना रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। या तो जाते समय करो या अभी करना है तो अभी रिश्ता तोड़ो। चलती हुई फॉर्म में आप कभी पार्टनर्स को सू, ये तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के ऊपर भी ये लगता है, पार्टनर भी एक दूसरे को सू करेंगे तो उनको रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। मैं सू भी कर लूं एक दूसरे को फॉर्म के लिए और रिश्ता भी बना रहे, ये पॉसिबल, समझ रहे हो? पति ने पत्नी पे चोरी का आरोप लगाया कि तूने ज्वेलरी चुरा के अपनी मां के यहां भेज दी, मेरी मां की ज्वेलरी चुरा के अपनी मां के यहां भेज दी, चोरनी, समझ रहे हो? बहुत आते आजकल ऐसे केस पेपर में, लुटेरी दुल्हन, वो शादी करके आई 15 दिन बाद सारे गहने बिन बांध के तरह वो चक्कर। तो भाई पत्नी से आपका कोर्ट में केस तो चल ही रहा है, वो केस चल रहा है आपका 5 साल से केस चल रहा है, उस दौरान 3 संतानें हो गई आपकी, तो ये पॉसिबल है क्या भाई? या तो केस चलेगा या रिश्ता चलेगा, है ना? रिश्ता चलेगा तो केस नहीं चलेगा, पार्टनरशिप चलेगी तो केस नहीं कर सकते, तो केस करना है तो पार्टनरशिप तोड़ना जिंदगी का लॉजिक है। और कोई क्वेश्चन माइनर को लेके किसी के दिमाग में पूछ लो, ऑनलाइन बैठे बच्चे कोई डाउट है माइनर को लेके? सारी बातें कर ली हमने। पार्टनर का रिलेशनशिप फटाफट से, बिजनेस में हिस्सा ले सकता है, उसकी बात सुनी जाएगी, पार्टनर की मानी जाए जरूरी नहीं है, सुनी जाएगी, कंसल्ट किया जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ सकता है, देख सकता है, प्रॉफिट का शेयर मांग सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एडवांस मांग सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में लिखा हो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा 6% के रेट से, या फिर डीड में जो लिखा हो उस रेट से। अगर कोई पार्टनर जेब से खर्चा करता है या कुछ नुकसान हो गया तो फर्म से रिकवर यानी कि इंडेमनिफाई, कॉम्पेंसेट करा सकता है। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को पार्टनरशिप बिजनेस के लिए यूज कर सकता है, लेकिन पर्सनल बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकता। नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे मुझसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाए? राइट टू बी कंसल्टेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। रिटायर होने का राइट है। एक बार अश्विन रिटायर हो गया था, मजा नहीं आ रहा यार, बैट पे बॉल आ नहीं रही है, तो इससे बढ़िया बॉल बिगाड़ने के बजाय क्या हो जाओ, एक होता है रिटायर्ड हर्ट, होते हैं रिटायर्ड आउट, समझना। रिटायर्ड आउट में आप दोबारा बैटिंग करने नहीं आ सकते, रिटायर्ड हर्ट में आ सकते क्योंकि आपको चोट लग गई है, आप जाओ ठीक होके आ जाओ, आखिरी में वापस करने आ जाना बैटिंग। तो अश्विन क्या हुआ था? रिटायर्ड आउट हुआ। पॉसिबल है, अपन इसको डिक्लेयर करना बोलते हैं।
ये भी डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया इसको। अपन गली क्रिकेट में इसको डिक्लेयर बोलते हैं, रिटायर्ड आउट को। अपन तो रनर भी रखते हैं, इंटरनेशनल रनर बंद हो गया, ये मोटा है, दौड़ नहीं पाता, तो इसको रनर दे दो। झगड़ा हो गया। चल, अच्छा, हर पार्टनर का राइट है कि उसको एक्सपेल ना किया जाए, लेकिन अगर डीड में लिखा हो और उसने कांड ऐसे करे हो तो एक्सपेल। अच्छा, एक्सपेल्शन के रूल अभी बताओ फटाफट से। क्या रूल? पहला, एक्सपेल्शन में हाँ, एक तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है, नोटिस देना है। दो, तीसरा, ऑल पार्टनर्स की कंसेंट नहीं, मेजोरिटी से होगा। तीसरा, चौथा, डीड में लिखा होना जरूरी है। डीड में लिखा नहीं लिखा है तो नहीं कर सकते। अकाउंट तो क्लियर करने ही पड़ेंगे, और एक्सपेल्शन वाले पार्टनर को भी पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी। पीछे भाई लोग आगम दोनों आया। रेम्यूनरेशन का राइट है क्या पार्टनर को? नहीं है, लेकिन डीड में लिखा हो तो, या एक्स्ट्रा काम करता हो तो वो ले सकता है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो भी ले सकता है, डिपेंड करता है पार्टनर्स एग्री हो। और दूसरा, वो एक्स्ट्रा काम कर रहा हो, जो काम सब कर रहे हैं उसके लिए थोड़ी सैलरी ले सकता। कुछ एक्स्ट्रा, भाई 2 घंटे पहले आता है, सारा झाड़ू फटका वही करता है, टैली अकाउंटेंसी वो कर देता है पूरी फॉर्म की, तो उसका पैसा मांग सकता है। डीड में लिखा हो तो ले सकता है, एक बात। दूसरा, अगर सारे मेजोरिटी पार्टनर एग्री हो रहे हैं और वो कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो भी ले सकता है। इन जनरल ही डजंट हैव अ राइट टू रेम्यूनरेशन। इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स तो ले सकता है, सीधी बात है ना। बताओ, राइट टू डिसॉल्व द फॉर्म, कौन सी वाली फॉर्म में? एट विल में। ही हैज राइट टू डिसॉल्व द। पार्टनर्स की ड्यूटीज बोलो भाई फटाफट, बहुत आसान आसान ड्यूटीज हैं। सारा काम किसमें करे? गुड फेथ में करे, सबके एडवांटेज में काम करे, पर्सनल प्रॉफिट ना कमाए, हिसाब किताब प्रॉपर दे, सारी इंफॉर्मेशन सही सही बताए, कुछ भी छुपाए ना। अगर कोई फ्रॉड कराए किसी पार्टनर ने और उससे फॉर्म को लॉस हुआ है तो वो बाद में कॉम्पेंसेट करे, उसकी ड्यूटी है इंडेमनिफाई पार्टनरशिप के बिजनेस को। थैंक यू गौरव, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय फ्रॉड। फिर ड्यूटी डिलीजेंटली, मतलब क्या? डिलीजेंटली यानी पूरे परिश्रम के साथ, कि भाई पार्टनरशिप का पार्टनर बिजनेस को पूरे परिश्रम से अटेंड करे। ये नहीं कि पढ़े हैं, बुलाया तो आते ही नहीं है, पिछले 5 बार मीटिंग हो रही है, एक बार भी नहीं आया तो मीटिंग में, तो भाई बना काहे के लिए पार्टनर यार। चलो, लॉसेस शेयर करना भी उसकी ड्यूटी है अनलेस अदरवाइज अग्रीड। अगर वो पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट से तो बात अलग है, अदरवाइज लॉस शेयर भी करना हर पार्टनर की ड्यूटी है। श्रद्धा, फिर उत्कर्ष, पर्सनल प्रॉफिट कमा सकता है क्या? नहीं। अच्छा, पर्सनल प्रॉफिट कितने तरीके से कमाएगा? फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके, फर्म के बिजनेस कनेक्शंस को यूज करके, फर्म के ट्रांजैक्शन में खुद का ट्रांजैक्शन मिला के, अथवा फर्म के नाम को इस्तेमाल करके। 4 चीजें आपको, फर्म का नाम, फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म के कनेक्शंस और फर्म के ही ट्रांजैक्शंस। इन चारों में से कुछ भी करके बीच में अगर पर्सनल प्रॉफिट कमा लेता है तो ये नहीं कमाना है, और कमाए हैं तो क्या करो? सरेंडर करो भाई, यानी कि फर्म को दे दो, फिर फर्म बांट लेगी, उसमें तेरे को भी मिल जाएगा हिस्सा, पर पूरा मैं खा जाऊं ये अच्छी बात। कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है क्या? और करे तो उसका प्रॉफिट भी सरेंडर करो। और अगला, फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के लिए ही यूज करो, पर्सनल यूज के लिए, और करो तो उसके फिर पैसे दो। फर्म की कार अगर मैंने घर पे घूमने जाने के लिए यूज किए तो फिर किराया दो भी, पर्सनल यूज, या फिर ड्राइंग्स में जाएगा उतना पैसा ड्राइंग्स में डाल देंगे। हर वो चीज जो पार्टनर फर्म में लाता है ओरिजिनली स्टॉक में कैपिटल, वो फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाती है। उस पैसे से जो फर्म नई नई चीजें खरीदती है वो भी फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाती है। बीच बीच में फर्म जो जो प्रॉपर्टीज एक्वायर करती है लोगों से, वो भी, मान लो फर्म के साथ किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, फर्म ने डैमेजेस मांगे, कोर्ट में जीत गए, 2 लाख रुपए डैमेजेस आए, वो भी किसकी प्रॉपर्टी? जब जब जो जो फर्म एक्वायर करे वो किसकी प्रॉपर्टी? फर्म की प्रॉपर्टी। और फर्म की प्रॉपर्टी मतलब जॉइंट ओनरशिप ऑफ ऑल द पार्टनर्स। और गुडविल ऑफ द फर्म भी किसकी प्रॉपर्टी है? फर्म की प्रॉपर्टी, मतलब पार्टनर्स की ज्वाइंट प्रॉपर्टी। आया? पार्टनर की अथॉरिटी कितने प्रकार से होती है? 2, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस अथॉरिटी वो है जो पार्टनर को बोल के दी जाती है,
और इम्प्लाइड वो हैं जिनको बोलना नहीं पड़ता, फिर भी कोई पार्टनर बिना पूछे भी कर ले तो वो फॉर्म को बाइंड करेगा। इम्प्लाइड अथॉरिटी के लिए 3 चीजें, एक तो उसने ऑर्डिनरी कोर्स में काम किया हो, फॉर्म के नाम से किया हो, गुड फेथ में किया हो, और एक्सप्रेस अथॉरिटी तो डीड में लिखी है। क्या आप इम्प्लाइड को एक्सप्रेस बना सकते हो? क्या आप इम्प्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट या लिमिट एक्सटेंड कर सकते हो? वापस बोल रहा हूं, इम्प्लाइड अथॉरिटी की लिस्ट को लिमिट या एक्सटेंड कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। आपकी नॉर्मली जिसे लॉ इम्प्लाइड अथॉरिटी मानता है, आप उसे अपनी डीड में एक्सप्रेस बना सकते हो कि इवन हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज इज एन एक्सप्रेस अथॉरिटी, जो कि इम्प्लाइड है लॉ में, आप इधर डाल दो। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स फॉर द फर्म, प्लेजिंग द गुड्स ऑफ द फर्म, ये सब इम्प्लाइड है। फर्म के गुड्स को प्लेज रखना, गिरवी रखना फॉर द पर्पज ऑफ द फर्म बिजनेस, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में जाता है। आप अपनी डीडी में इसको काय में डाल सकते हो? एक्सप्रेस में डाल सकते हो। उसी तरह से जो एक्सप्रेस अथॉरिटी में आता है उसको आप किस में डाल सकते हो? इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में क्या आता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना। अब हमारी रियल एस्टेट की पार्टनरशिप फॉर्म है, तो हमने इस पॉइंट को इम्प्लाइड में डाल दिया कि कोई पार्टनर बिना पूछे भी अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर्म के नाम पे खरीद ले तो चलेगा। तो डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? तो आप इम्प्लाइड अथॉरिटी की लिस्ट को बढ़ा भी सकते हो, एक्सप्रेस की चीजें यहां डाल दो, एक्सटेंड द लिस्ट, और इम्प्लाइड अथॉरिटी की लिस्ट को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, जो चीज इम्प्लाइड होनी चाहिए उसको एक्सप्रेस में डाल दिया। लो, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड एज वेल एज एक्सटेंडेड। पकड़ में आई बात? चलो, तो आप जानते हो कौन कौन सी चीजें इम्प्लाइड में आती हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह ड्रॉ करना, ये सब चीजें इम्प्लाइड में। सॉलिसिटर हायर करना, फर्म के खिलाफ कोई सूट लगी है वो इसमें जाके एडमिट करना कि हाँ हम लायबल हैं, ये एक्सप्रेस है। विड्रॉ करना कोई सूट, एक्सप्रेस है। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, एक्सप्रेस है। बड़े डिसीजन एक्सप्रेस, नॉर्मल बिजनेस डिसीजन इम्प्लाइड। ये बेसिक नॉलेज, बेसिक लॉजिक, ठीक। ये देख लो, इम्प्लाइड अथॉरिटी पे लिमिटेशन लगा सकते हो, आप कम कर सकते हो, है ना। अच्छा, अगर कोई पार्टनर फर्म के किसी अफेयर्स को लेके, और यहां अफेयर्स कर क्या है, फर्म के किसी मामले को लेके अगर कहीं कुछ एडमिशन करता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं फर्म का पार्टनर हूं और मैंने बोला कि ये मोबाइल जो है 64 मेगापिक्सल कैमरा है, तो ये एडमिशन मेरा है, इस बात के फैक्ट का एडमिशन है, स्टेटमेंट है कि भाई ये 64, तो इस फैक्ट से बाकी सारे पार्टनर बाइंड होंगे। कल को ये 64 मेगापिक्सल ना निकले तो सभी लायबल है या मैं अकेला लायबल? एडमिशन बाय अ पार्टनर बाइंड्स ऑल अदर पार्टनर्स, एक बात। दूसरा, नोटिस गिवन टू एन एक्टिव पार्टनर इज नोटिस गिवन टू द फर्म, आया ना। एक ही पार्टनर को नोटिस देना चलेगा। कौन सा पार्टनर होना चाहिए? स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस दो तो पहली बात आप देख कैसे रहो जब आप उसको जानते ही नहीं। तो स्लीपिंग तो वो है जिसको कोई नहीं जानता। एक अच्छी बात बोलो, मैं मजे की, बहुत मजा आएगा आपको। स्लीपिंग पार्टनर को कोई नहीं जानता, आउटसाइडर कोई नहीं जानता। एक्टिव को सब जानते हो, ये भी जरूरी नहीं। इतनी प्यारी बात बोली मैंने, मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि इससे बहुत सारे लॉजिक बनेंगे बाद में जब आप वापस पढ़ोगे घर पे। जब स्लीपिंग पार्टनर को कोई नहीं जानता, एक्टिव पार्टनर को सब जाने, ये भी तो जरूरी नहीं है। इसीलिए कई बार एक्टिव पार्टनर के लिए भी एक बात आती है कि एक्टिव ही विल नॉट बी लायबल अगर ये प्रूव कर दे कि द पर्सन डीलिंग विद द फर्म डिड नॉट बिलीव हिम टू बी पार्टनर। ऐसे आए हैं एक्सेप्शंस पार्टनरशिप एक्ट में, याद आया? ये बहुत प्यारी लाइन दी, आप लिखो तो ये लाइन फटाफट लिखो। स्लीपिंग को कोई नहीं जानता, एक्टिव को सब जाने, ये भी जरूरी नहीं है। तो ये लाइन बहुत काम आएगी, ये सेल्फ स्टडी के टाइम पे काम आएगी। आप स्लीपिंग को कोई नहीं जानता पर एक्टिव को भी सब जानते हो, ये जरूरी, बढ़िया है। तो लाइन क्या है भाई फटाफट? नोटिस गिवन टू अ पार्टनर इज इक्वल टू नोटिस गिवन टू फर्म, ये बात चल रही थी मेन बात। अच्छा, अगर वो एक्टिव जो पार्टनर है जिसको नोटिस दिया है वो अगर फर्म के साथ फ्रॉड करने लग जाए तो बताया ही नहीं, तो आप प्रूव कर दो, ये बात प्रूव कर दो, तो फिर आप बच सकते हो कि नोटिस गिवन टू एक्टिव पार्टनर इज नॉट नोटिस गिवन टू फर्म, आप सेपरेट नोटिस दो हमको। पर ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो पार्टनर हमारे साथ क्या करने पे आ गया था, उतारू हो गया था, फ्रॉड करने पे आ गया था, या थर्ड पार्टी के साथ कोल्यूजन कर लिया था, यानी कि क्या कर ली थी, थर्ड पार्टी के साथ मिली भगत
कर ली। आ रही बेटा बात समझ में, है ना? जबरदस्त चल रहा है, बताते जाना। अच्छा, पार्टनर कुछ भी करे तो पूरी फर्म लायबल है क्या? क्यों रॉन्गफुल एक्ट भी कर दे तो भी लायबल है क्या? बशर्ते बशर्ते इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म और ड्यूरिंग द फर्म्स बिजनेस कंडक्ट एंड इन द नेम ऑफ द फर्म। अब अगर फर्म का पैसा किसी से वसूल करने जाए, उधार माल पैसा दे और नहीं दे और एक रैप्टा खींच के मारे, याद करो एग्जांपल, और भाई के 2 दांत तोड़ दिए, तो ये गलत एक्ट है, इसके लिए फर्म लायबल होगी। लेकिन फैमिली के साथ घूमने गया, वहां किसी के साथ मारपीट करे तो फर्म लायबल। तो आप समझ में आया, रॉन्गफुल एक्ट के लिए भी फर्म लायबल होगी, बशर्ते वो एक्ट कब की गई हो, when it relates to ordinary course of business of the firm and done in firm's name। वही वर्ड है ना, टॉट याद है आपको? टॉट, सिविल रॉन्ग। एक पार्टनर अगर टॉट भी करे तो टॉट के लिए भी पूरी की पूरी फर्म लायबल होती है। म्यूचुअल एजेंसी क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाऊं किसी रामलाल के साथ, पूरी फर्म लायबल होगी, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। अगर माल ले लिया 10 लाख का तो पैसा फर्म को देना पड़ेगा, फर्म मना नहीं कर सकती कि कॉन्ट्रैक्ट इसने कराया तो इसको जानो। एक पार्टनर करे तो भी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी फर्म पे। रॉन्गफुल एक्ट करे तो अगर उसकी अथॉरिटी में है तो पूरी की पूरी फर्म लायबल। अगर उसकी अथॉरिटी के बियॉन्ड है लेकिन बाकी पार्टनर रेटिफाई कर दे कि ठीक है ना, कर दी तो कर दी, तो भी फर्म लायबल है। लेकिन उसकी अथॉरिटी के बाहर जाके उसने कराया तो फिर वो पर्सनली लायबल। हमने एक्सप्रेसली लिख रखा है कि कोई भी पार्टनर बाकी पार्टनर्स को बिना बताए वसूली करने नहीं जाएगा और वसूली करते समय मारपीट नहीं करेगा। अब एक्सप्रेस अथॉरिटी है कि आपको करना ही नहीं ये काम और पूछ के जाना है, और तो परवारे चला गया बिना बताए और वहां मारपीट करके आ गया, तो फिर उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए वो पार्टनर पर्सनली लायबल होगा, तब फिर फर्म लायबल नहीं होगी। ये बोलना चाहिए। चार्ट समझ में आया एकदम, है ना? अच्छा, पार्टनर कोई पैसा किसी से ले, मान लो हम 2-3 लोग इंश्योरेंस एजेंट्स हैं तो हमारे किसी क्लाइंट ने हमको पेमेंट दिया कि भाई ये LIC का प्रीमियम मेरा भर दे, और वो पैसा लेके हमने उसका LIC का प्रीमियम ही नहीं भरा, तो कौन लायबल? कल को उसने पॉलिसी मैच्योरिटी की डेट पूछी, बोले आपकी पॉलिसी तो एक्सपायर हो गई है। बोले यार मैंने तो प्रीमियम भरा था। बोले आया ही नहीं आपका प्रीमियम, LIC बोल रही है। तो ये सारा झोल किसने करा? किसी व्यक्ति से पैसा लिया और पैसा कहां कर दिया? कहीं तो भी मिस अप्लाई कर दिया, तो कौन लायबल? फर्म लायबल। पैसा उस पार्टनर ने लिया था, फर्म में तो लाया ही नहीं। सुनो मेरी बात, पैसा उस पार्टनर ने लिया, फर्म में लाया ही नहीं और कहीं और ही लगा दिया, तो भी फर्म लायबल। पैसा फर्म में आया था और कोई एक पार्टनर चुपके से उठा के वो पैसा कहीं लगा दिया, तो भी फर्म लायबल। ये दोनों पॉइंट पढ़ के देखो फटाफट। आप क्या बोल रहे हो? सारे पार्टनर को पैसा चुकाना, बाद में वो आपस में लड़ झगड़। मेरी बात सुनिए, सारा खेल आउटसाइडर के प्रति है। इंटरनल मैनेजमेंट बाद में लड़ाई का होगा तो उससे बाद में वसूल कर सकते हैं, उसकी कैपिटल में से काट लेंगे, कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं अगर रजिस्टर्ड फर्म हो तो। याद करो, वो इंटरनल अरेंजमेंट है ना बेटा, उस पर बात ही नहीं करनी है। अभी तो आउटसाइडर के प्रति बात करो। बाहर वाले का पैसा मिसअप्लाई किया है तो कौन लायबल? फर्म लायबल। वो तो आपको सबको क्युमुलेटिव जानता है ना, कलेक्टिवली जानता है। नहीं, पर ये मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है ना, ये अलग से इसका सेक्शन दिया है, इसके लिए उसको इससे नहीं जोड़ सकते। हाँ, थैंक यू अंशु, गॉड ब्लेस। अगर उसको पनिशमेंट मिली जेल जाने की, किस बात के लिए, क्या करा उसने? हाँ, तो उसके पर्सनल कैपेसिटी में मारा है, उसके व्यक्तिगत कैपेसिटी में मारा है, फॉर्म के काम के दौरान। अच्छा मेरी बात सुनो, टॉर्ट तक के लिए लायबल है, क्राइम के लिए लायबल नहीं। बाकी पार्टनर, क्या बोला मैंने? सिविल केस, सिविल रॉन्ग, टॉर्ट, वहां तक के लिए लायबल है। अब कोई पार्टनर क्राइम ही कर दे तो वो उसकी पर्सनली लायबिलिटी होगी, उसके लिए बाकी पार्टनर लायबल। क्राइम में ऐसा नहीं होता है कि एक करे और सब भरे, वो लगता ही नहीं वहां पे वो रूल। ठीक है ना? चल, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म बताओ कितने तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फॉर्म का? दोनों आएगा इसमें, डिसोल्यूशन भी पढ़ेंगे आगे। एडमिशन पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटायरमेंट पे होता है, एक्सपल्शन पे होता है, फिर आउटगोइंग पार्टनर के राइट्स, इंसॉल्वेंसी, डेथ, ये सारी चीजें। एडमिशन फटाफट बात करो। नया पार्टनर आता है तो बाकी पार्टनर का क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और उसके बाद विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर ही नया पार्टनर आ सकता है।
ये बातें मैं कर चुका हूं कि वो पुराने डेट्स के लिए लायबल नहीं है, लेकिन चाहे तो वो लायबिलिटी अपने माथे पे ओढ़ सकता है विद दी, इसमें किसी की कंसेंट नहीं चाहिए, उसकी खुद की कंसेंट चाहिए, लेकिन थर्ड पार्टी डायरेक्टली उससे नहीं मांग सकती क्योंकि उनके साथ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। रिटायरमेंट में ये बात कर चुका हूं, जाने वाला पार्टनर जब तक था तब तक के लिए लायबल, आगे के लिए लायबल नहीं है, पर वो जब तक था तब के लिए भी लायबल नहीं हो सकता है अगर यहां पर एग्जिस्टिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर और क्रेडिटर राजी हो जाए तो, पर मूर्ख अगर राजी हो रहे हैं तो। कब तक लायबल? पब्लिक नोटिस की डेट तक लायबल है, एक्सेप्ट दोज केसेस जहां पब्लिक नोटिस देना जरूरी ना हो, अदरवाइज टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। आगे एक्सपेल्शन पढ़ चुके हैं बीच में, एक पार्टनर को फॉर्म से बाहर निकाल सकते हो। टेस्ट ऑफ गुड फेथ क्या था? नोटिस देना जरूरी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। गुड फेथ में निकालो, आप बदला लेने के लिए बाहर निकाल, मेरी पत्नी को तूने छेड़ा इसलिए निकाल रही, आप एक्सपेल्शन नहीं कर सकते इस ग्राउंड पे, समझ रहे हो बात को? ये पर्सनल वेंजेंस है, फॉर्म का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा हो तो आप उसको बाहर निकाल। अगर ऐसा कुछ किया है, पत्नी को छेड़ा है, तो कोर्ट से डिसोल्यूशन होगा, फिर ये डिसोल्यूशन किससे होगा? कोर्ट से हो सकता है, लेकिन एक्सपेल्शन के थ्रू आप काम नहीं कर सकते, बदला नहीं ले सकते। अब पार्टनर छेड़ता है लड़कियां जब भी आती फॉर्म में, हमारी दुकान का नाम है चूड़ी स्टोर्स, बेंगल स्टोर्स, एबीसी बेंगल स्टोर्स, और बी जो है वो बदमाशी में, लड़कियां आती है उनको चूड़ियां पहनाने के बहाने, मैडम ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, और हाथ जरा ऐसा पकड़ लेता है, तो लड़कियां बड़ी अनकंफर्टेबल सी हो जाती है, तो हमारी फॉर्म बदनाम हो रही। मार्केट में रेपुटेशन है कि भाई कहीं से भी चोरी लेना, वहां से नहीं लेना है, बिजनेस ही बंद हो जाएगा हमारा। तो इस पार्टनर को एक्सपेल कर सकते कि नहीं कर सकते? करेंगे ही, बशर्ते कहां लिखा हो? डीड में लिखा हो, और डीड में नहीं लिखा हो तो फिर कोर्ट में जाके डिसॉल्व करें। मेरे हिसाब से बेटर क्या है, एक्सपेल्शन के पावर डीड में हमेशा रखना चाहिए, ताकि गलत आदमी फंस जाए तो कम से कम कोर्ट वोट का लफड़ा छोड़ा, ओपन ही निकाल दें, है ना? डीड तो बनाना चाहिए ही चाहिए, रजिस्टर भी कराना चाहिए, पर डीड में क्या लिखना क्या नहीं लिखना ये बहुत लॉजिक की बात होती है। चलो, पार्टनरशिप फॉर्म भारत में वैसे भी बहुत कम बनती है, ये एक्ट थोड़े दिन में ऑब्सोलीट हो जाएगा, हो सकता है कि बंदी हो जाए भारत में पार्टनरशिप। एक्ट तो रहेगा, पार्टनरशिप फॉर्म भी रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन इसके खत्म हो जाएंगे, समझ रहे? प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन मतलब लोग बनाते ही नहीं है, बनाते हैं, पर एलएलपी बेटर हो गया ना, जब से एलएलपी आया लोगों ने क्या करा? बेटर फॉर्मेट। ऐसा नहीं कि बहुत सारी आज भी चली रही होगी पुरानी, अभी भी और चलेगी 5-50 साल, कोई बात नहीं, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रहने वाला, हो सकता है अपने जीते जी बहुत सारे कुछ चेंजेस आ जाए इसमें, क्योंकि एलएलपी एक बहुत ही बेटर फॉर्मेट है, अभी तो चल रहा है, चलेगा। अच्छा, आउटगोइंग पार्टनर का क्या राइट है? सबसे बढ़िया राइट क्या है कि सारा शेयर उसका क्या हो जाए? मिल जाए। अच्छा, कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है, लेकिन अगर डीड में मना किया हो तो नहीं करेगा, अदरवाइज कर सकता है। और अगर उसका शेयर पार्टनरशिप में अभी भी वो लौटा नहीं रहे तो 6% के रेट से इंटरेस्ट लेगा, या शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा जितने समय का उसकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, दोनों में से कोई एक राइट लेगा, और कौन सा लेगा? विच एवर इज हायर, एक ही लेगा, या तो इंटरेस्ट ले लेगा या प्रॉफिट में शेयर, ऑब्वियसली वही लेगा जो ज्यादा हो। सेक्शन 36 में कॉम्पिटिंग बिजनेस का राइट है, 37 में इंटरेस्ट लेने का या प्रॉफिट शेयरिंग लेने का राइट। हाँ जी, वो बताएगा क्या लेना उसको, वो सोच के ही बताएगा, पहले से दिमाग लगा लेगा कि इनने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, वो जो मांगेगा वही मिलेगा उसको, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो जाए तो फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है। एक चीज ध्यान रखना, डिसॉल्व, इंस्टॉलमेंट हो जाए, रिटायर हो जाए, डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा फॉर्म डिसॉल्व होती पूरी की पूरी, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। डीड में लिखा हो कि किसी के जाने से फॉर्म डिसॉल्व नहीं होगी, फॉर्म कंटिन्यू करेगी तो कंटिन्यू करती है, अदरवाइज तो जनरल रूल यही है कि एक भी गया तो पूरी की पूरी फॉर्म डिसॉल्व हो। तो डीड में क्या पॉइंट लिखना चाहिए अब बताओ? हाँ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, डेथ, रिटायरमेंट पे फॉर्म डिसॉल्व, बस वो जाएगा, फॉर्म कंटिन्यू करेगी, ये पॉइंट एक्सप्लिसिटली डीड में लिख लेना चाहिए। नहीं लिखो तो साला एक के जाने से सारा ही काम काज खत्म हो जाता है, तो बहुत लफड़े वाला काम हो जाता है। सब जीरो से स्टार्ट करो। ये रूल डेथ पे, रिटायरिंग डेथ वाले पार्टनर, डिसीज पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को सारा पैसा देना है उसका, नहीं तो वो भी राइट वही है उसका, 6% के रेट से इंटरेस्ट या अभी तक का प्रॉफिट जब तक आप नहीं दे रहे हो उसका पैसा। डिसीज पार्टनर की स्टेट कितने के लिए लायबल है? जब तक वो जिंदा रहा था तब तक के कर्जों के लिए लायबल है, उसके बाद के कर्जों के लिए लायबल नहीं होती। क्या कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है? पर उसके लिए कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए,
यानी कि सब पार्टनर बनाने के लिए ऑल पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। सब पार्टनर भी नहीं बना सकते, आई बात समझ। और ट्रांसफरी का राइट क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं देख सकता, कुछ भी नहीं देख सकता, सिर्फ अग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट मांग सकता है कि वो जो उसको देने वाले हो उसमें से मेरा हिस्सा इतना है वो मुझे दे दो। डिसोल्यूशन के टाइम पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है, बस चलती पार्टनरशिप फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकता। अगर किसी पार्टनरशिप ने कोई कंटिन्यूइंग गारंटी दे रखी है तो उसका क्या होगा? और फॉर्म में कोई चेंज आ जाए, नया पार्टनर आ जाए या कोई पुराना पार्टनर चला जाए, तो वो कंटिन्यूइंग गारंटी उस दिन से आगे के लिए क्या मानी जाएगी? रिवोक। और अभी तक जो ट्रांजेक्शन हुए वो ट्रांजेक्शन क्या माने जाएंगे? वैलिड। उनके लिए फॉर्म लायबल रहेगी। समझ आया? चल, डिसोल्यूशन दो प्रकार का होता है, एक डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सबके बीच में रिश्ता टूटे तो फॉर्म, और किन्हीं के बीच में टूटे किन्हीं के बीच में रह जाए तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, कोर्ट कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बिजनेस अनलॉफुल हो गया, अफीम बेचने का बिजनेस अनलॉफुल हो गया बाद में, तो फिर कंपल्सरी डिसोल्यूशन कराना पड़ेगा, या सारे पार्टनर मर जाएं, या सारे इंसॉल्वेंट हो जाएं, या एक को छोड़ के सारे हो जाएं, तो भी क्या होगा? पूरी की पूरी फॉर्म डिसॉल्व होगी। और होगी नहीं, करना पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं, हो ही जाएगी। ऑप्शनल क्या क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट से खत्म कर लो यार, नहीं जम रहा है, ब्रेकअप, है ना। या फिर नोटिस नोटिस दे दो एट विल में, तो भी हो जाती है। या सर्टेन इवेंट हो जाए, जैसे कि 3 साल के लिए फॉर्म बनाई थी, 3 साल पूरे हो जाए, या एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए बनाई थी, वेंचर हो जाए, या कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, अथवा कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो आप पार्टनरशिप डिसॉल्व कर सकते हो। सॉरी, पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो जाएगी, और आप चाहो तो पूरी की पूरी फॉर्म भी डिसॉल्व कर सकते हो, डीड में नहीं लिखा होता। अच्छा, कोर्ट कब कराता है आपकी फॉर्म? जब पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। मेरी बात सुनो, क्योंकि एट विल में तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। एट विल में तो एक पार्टनर भी नोटिस दे तो पूरी की पूरी फॉर्म डिसॉल्व होती है। तो कोर्ट जाने की जरूरत कब पड़ती है? जब पार्टनरशिप कैसी हो? पर्टिकुलर हो, 3 साल 2 साल 5 साल, और वो पर्टिकुलर टाइम अभी एक्सपायर, क्योंकि अगर टाइम एक्सपायर हो गया तो भी हो जाएगी अपने आप, है ना। आप कर सकते हो ना, चाहो तो कंटिन्यू करो, चाहो तो बंद कर दो, लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी और पर्टिकुलर टाइम अभी टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है, और कोई पार्टनर चाहता है कि फर्म डिसॉल्व हो, तो फिर कहां जाएगा? कोर्ट में। किन कारणों पे कोर्ट आपकी फर्म डिसॉल्व कर देगा? पार्टनर इनसेन है, या पार्टनर कोमा में चला गया परमानेंटली, दोनों हाथ दोनों पैर कट गए, कुछ भी हो गया, पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा है, पत्नी को छेड़ा था, कोर्ट में जाओ। पार्टनर पार्टनरशिप अग्रीमेंट को बार बार ब्रीच करता है, 1 साल में 25,000 रुपए से ज्यादा की ड्रॉइंग नहीं कर सकते, ये पिछले 3 साल से हर साल 1 लाख रुपए की ड्रॉइंग्स करता है, तो पैसा लाया का एक लिए था? वापस घर ले जाने के लिए कि बिजनेस में लगाने के लिए? बार बार ब्रीच कर रहा है, बंद करो फिर। मतलब क्या है यार पार्टनरशिप चलाने का? इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है बिना कुछ है, क्योंकि कंसेंट जरूरी हो, बिना कंसेंट के कर रहा है तो कोर्ट में चले जाएंगे उसके खिलाफ। फिर बिजनेस लगातार लॉस में चल रहा है, पर ये मान नहीं रहा है, बोले कंटिन्यू करो, 5 साल की फर्म में अभी 2 साल हुए। अरे भाई, उम्मीद भी नहीं लग रही है कि अपन बिजनेस को कभी प्रॉफिट में ला पाएंगे, खत्म करो ना यार। नहीं मान रहा है तो कहां जाएंगे? कोर्ट में। और आखिरी, एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, फेथफुल नहीं, इक्विटेबल ग्राउंड, और भी कोई ऐसा वैलिड ग्राउंड नजर आए तो आप उस ग्राउंड पे कोर्ट, वैलिड ग्राउंड, जस्ट एंड इक्विटेबल, जिसमें सबका फायदा हो, सबके साथ न्याय हो। डिसोल्यूशन के बाद क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं पार्टनर के, बताइए। जिस दिन डिसोल्यूशन का डिसीजन हुआ और जिस दिन एक्चुअल वाइंडिंग अप होता है, उस दौरान उनके पास दो ही राइट, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, या जो पहले के ट्रांजेक्शन ले रखे हैं उनको कंप्लीट करने के लिए कर सकते हैं, नया कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। आया? नया ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देते तब तक लायबल हो। डिसोल्यूशन कब इफेक्टिव होता है? और पब्लिक नोटिस नहीं दिया हो फर्म के डिसोल्यूशन का, तो तब तक लायबल रहोगे जब तक कि पब्लिक नोटिस नहीं दिया। तो फिर पार्टनर्स की अथॉरिटी कंटिन्यू रहती कब तक? फर्म को वाइंड अप करने के लिए, और वो ट्रांजेक्शन जो स्टार्ट हो गए थे लेकिन कंप्लीट करना बाकी है, तब तक उनकी अथॉरिटी कंप्लीट। लेकिन अथॉरिटी कंटिन्यू होती है सारे काम करने के लिए नहीं, बस ये 2 काम डिसोल्यूशन से जुड़े हुए काम करने के लिए, बाकी सारे काम बंद, नया कर्जा लेना, नया माल लेना, सब बंद, बराबर। उन कामों के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। आया ना? चलो आगे, पार्टनर फर्म के एसेट्स को यूटिलाइज कर सकता है क्या?
ऑब्वियसली फॉर्म को यूटिलाइज कर रहा है, मतलब रियलाइज कर रहा है, बेच रहा है, कर रहा है, काय के लिए? फॉर्म के कर्जे चुकाने के लिए कर सकता है। और सब सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद बच जाए तो सरप्लस के तौर पे सारे पार्टनर में बच जाएगा। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन बनाए क्या? रियलाइजेशन अकाउंट्स सरप्लस। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉपर्टी लाया था तो उसको बेच के उसके पर्सनल डेट चुकाए जाएंगे, बचेगा तो फर्म के डेट चुकेंगे। और जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है उसको बेच के पहले पार्टनरशिप के डेट चुकेंगे, बचेगा तो पार्टनर का जो शेयर निकलेगा उससे उस पार्टनर के डेट चुका देंगे या उसको दे देंगे, जो करना है। क्या बोला समझ में आया? पक्का? चलो, लॉसेस का पेमेंट कौन करेगा? सभी पार्टनर को मिलकर करना है। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो गार्नर वर्सेस मरे रूल में वो उतना प्रॉफिट ये दिखाने के लिए कि हम सॉल्वेंट है उतना पैसा लेके आएंगे, बाद में वो पैसा वापस उनको ही मिल जाएगा। लेकिन ये अकाउंटिंग एंट्री जरूर होती है ये शो करने के लिए कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है तो क्या हुआ, हम तो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंसी प्रूव करने के लिए पार्टनर को लॉसेस को, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस है उसको फिलअप करना पड़ता है, एंट्री शो करनी पड़ती है, बाद में वो पैसा उनको रिफंड हो जाता है। कौन सा रूल था ये? गार्नर वर्सेस मरे। चलो, अच्छा प्रीमियम लाया था क्या कोई पार्टनर? प्रीमियम कब लाता है यार? तीन पार्टनर एबीसी, डी बीच में आया तो इनने इतने साल से जो गुडविल बनाई है और तो बीच में आके माल मलाई खाएगा क्या? तो हमारी जो मेहनत है उस पर तो हमको प्रीमियम दे, तब फिर तो इस गुडविल का हिस्सा बन जाना। और वो आया फॉर्म में, उसको मालूम है कि 10 साल चलेगी ये फॉर्म, तीसरे साल आया, वो चौथे साल आया, और उसके आने के 2 साल बाद आप फॉर्म बंद कर रहे हो, तो फिर प्रीमियम लाने का मतलब क्या रहा यार? तो फिर उसको अगर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कर रहे हो फॉर्म का तो प्रीमियम लौटाना पड़े। समझ आया? हेडिंग क्या है? रिटर्न ऑन प्रीमियम ऑफ पार्टनरशिप्स प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। क्या रिटर्न करना पड़ता है? प्रीमियम को रिटर्न करना पड़ता है पार्टनरशिप के प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। ऑन और ऑफ थोड़ा सा गलत छप गया था, उसको सही कर दिया। समझ आया? पढ़ के देखो ये हेडिंग क्या कह रही है। क्या रिटर्न कर रहे हो? बोलो क्या रिटर्न कर रहे हो? कौन सा प्रीमियम? जो पार्टनर लाया था। लेकिन अगर वो डिसोल्यूशन उसी के मिसकंडक्ट के कारण हो रहा है तो नहीं करेंगे उसको रिटर्न, बराबर? या किसी पार्टनर की डेथ के कारण डिसोल्यूशन हो रहा है तो भी प्रीमियम लौटाएंगे नहीं। आया? या फिर डीड में ही लिखा है कि भाई कोई प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा तो भी नहीं लौटाएंगे। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन तैयार। एक पार्टनर है, प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो रहा है, वो प्रीमियम मांग रहा है, लेकिन ये जो डिसोल्यूशन है ये उसी की मिसकंडक्ट के कारण हो रहा है, तो बताओ उसको प्रीमियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये एक्सेप्शन में जा रहा है, नहीं मिलेगा। कितने एक्सेप्शन? 3। बोलो फटाफट, जल्दी बोलो बेटा। कॉफी अच्छी कॉफी बहुत अच्छी थी, कॉफी अच्छी थी। पहली वाली जो थी वो थोड़ी फीकी थी, बाद वाली अच्छी बढ़िया मीठी, जितनी चाहिए उतनी मीठी थी। और कुछ पेट में कैसे लग रहा है ये बताएं? अब वो बताएंगे तो क्या आप कर भी क्या लोगे? जो भी हो रहा है पेट में करना तो मेरे को ये जाके मतलब ये बात समझ में आएगी? ये जोक हो गया ना, बहुत देर हो गई थी, माहौल थोड़ा सा गंभीर हो गया। वापिस इसको मजा हल्का कर, बुरा लग गया मतलब ऐसा। चलो भाई समझ में आया बेटा सब कुछ? आदित्य ये मैं आपको बता चुका हूं, गार्नर वर्सेस मरे रूल। चलो एंडी मरे जानते हो आप? एंडी मरे, राइट्स ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये तो आप जान। क्यों? एक पार्टनर ने अगर फ्रॉड वर्ड किया और उस कारण से फर्म डिसॉल्व हो रही हो तो अपन रख लेंगे वो अपने एसेट्स। एक एग्जांपल दे रहा हूं, फटाफट से देखना। एग्जांपल दे रहा हूं बहुत प्यारा, 1 मिनट में समझ में आएगा। ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी के फ्रॉड के कारण फर्म डिसॉल्व हो रही है। सारे एसेट्स बेच के कैश इकट्ठा कर लिया और लाइबिलिटीज चुका दी। फर्म की लाइबिलिटीज थी 3 लाख, चुका दी 3 लाख। अब उसके बाद भी कैश इन हैंड बचा है 2 लाख, तो ए और बी दोनों ये 1-1 लाख रख लेंगे। समझ रहे बात को? ए और बी क्या कर लेंगे? 1-1 लाख रख लेंगे, सी को नहीं देंगे। अच्छा रिफंड ऑफ कैपिटल, ए की कैपिटल कितनी थी? ए कैपिटल लाया था नहीं, हाँ मान लो 1 लाख ही लाया था, बी भी 1 लाख लाया था, सी भी 1 लाख लाया था, और अंत में बच कितना रहे? 2 लाख। तो 2 लाख टेक्निकली तीनों में बटना चाहिए था, लेकिन सी के फ्रॉड के कारण ये हुआ है
तो सी को मिलेगा बाबा जी के ठुल्लू, और ये दोनों क्या रख लेंगे अपना 1-1 लाख। ये आ गया मजा? ये कहना चाह रहे हैं तेरे फ्रॉड के कारण हुआ है, तो हम सब फर्म की प्रॉपर्टी भी क्या कर लेंगे, लीन कर लेंगे, रिटेन कर लेंगे, तेरा पैसा डूब जाए साला हमारा रिकवर हो जाना चाहिए। समझ आ गई बात? चलो, क्या पब्लिक नोटिस देना जरूरी है क्या? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है ये बताऊं आपको? अच्छा, पब्लिक नोटिस देना जरूरी है क्या? तो बताओ पब्लिक नोटिस कौन देगा? या तो फर्म दे या पार्टनर दे दे रिटर्न, कोई भी दे दे। लॉ दुनिया जमाने को कोई मतलब नहीं किसी से भी भैया। क्या हमको तो पब्लिक नोटिस से मतलब है, या तो फॉर्म दे दे, या तो टेक्निकली आपके हिसाब से फॉर्म देता है, दोनों ही दे दे तो क्या दिक्कत है? सबसे बढ़िया है कि म्यूचुअली डिसाइड कर लो कि कौन दे रहा है। अच्छा, कब देना चाहिए बताओ? रिटायरमेंट पे देना चाहिए। सबसे बढ़िया डेट कौन सी है? जिस दिन रिटायर हो रहे हो उसी दिन दे दो, सारा लफड़ा ही खत्म। बोलो हाँ। और आज रिटायर हुए 15 दिन बाद दिया तो फिर 15 दिन की लाइबिलिटी चढ़ जाएगी, मतलब ही नहीं। कहां कहां जाता है वो पब्लिक नोटिस? लोकल न्यूज़पेपर, वर्नैकुलर मतलब क्षेत्रीय भाषा। तो ये पब्लिक नोटिस कहां जाता है मस्त मौला बच्चों? कहां जाता है बोलो? कहां जाता है पब्लिक नोटिस? वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में, आरओएफ के पास अगर रजिस्टर्ड फर्म है तो, और रजिस्टर्ड नहीं हो तो देने की जरूरत ही नहीं। और एक ऑफिशियल गैजेट में, वो भी रजिस्टर्ड फर्म हो, और अनरजिस्टर्ड हो तो भी। हाँ, वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में दे दिया तो क्रेडिटर को देने की जरूरत नहीं है। कब कब देना पड़ता है? फॉर्म डिसॉल्व करो तब, पार्टनर रिटायर एक्सपेल करो तब, या माइनर जब चूज करता है कि मुझे पार्टनर नहीं बनना है तब, या बनना है। ठीक, कब नहीं देना पड़ता? डेथ पे नहीं देना पड़ता, और इंसॉल्वेंसी पे नहीं। इंसॉल्वेंसी पे क्यों नहीं देना पड़ता? कोर्ट ही डाल देती ना भैया पेपर में,